अस्सलाम स्टूडेंट, आवाज आ रही है मेरी? आप लोगों को क्लास आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम मैम। जी मैम आ रही है आवाज। ठीक है। कल जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग टू रिव्यू करें जरा, क्या पढ़ा था थोड़ा सा मुझे बताएं जरा, माइंड में है या हमने क्या कर किया था, क्या पढ़ा था? किसी को भी आइडिया नहीं है? 12 से एक दफा उसको पढ़ लिया करें। मैम इंशाल्लाह वीकेंड पे पढ़ेंगे। वीकेंड तो बहुत छोटा सा होता है, साथ साथ डेली पढ़ा करें ताकि वीकेंड फ्री रहे, वीकेंड में आप इंजॉय किया करें, अपनी 2 छुट्टियां जाया ना क्या करें। डेली का डेली काम किया करें, जो 2 छुट्टियां होती है उसे घर वालों के साथ स्पेंड किया करें या आपस में दोस्तों के साथ स्पेंड किया करें। कल जो वर्क किया था वो इंटीजर से रिलेटेड था। प्रोग्रामिंग के अंदर जो हमने इंटीजर्स टाइप करने हैं, इंटीजर्स रियल नंबर, इंटीजर्स के अंदर फ्रैक्शंस नहीं आती, फ्रैक्शंस देंगे अगर इंटीजर लिखते ऊपर तो डाटा जो है वो एरर अकर करेगा। और रियल नंबर्स के अंदर हम फ्रैक्शंस भी लिखते हैं, डेसिमल प्लेसेस भी लिखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग नंबर्स, फ्लोटिंग नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम सारे नंबर्स डिफाइन थे कि मैक्सिमम देंगे तो उसके लिए मैक्सिमम की रेंज क्या होगी, मिनिमम लिख रहे हैं तो मिनिमम की रेंज इंटीजर्स की क्या होगी, रियल नंबर्स लिखते हैं तो उसके लिए प्लॉट का वर्ड यूज करते हुए हम मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन के साथ उसे कैसे लिखेंगे। ये हमारे पास है, मैंने स्क्रीन शेयर किया आप लोगों के साथ। इंटीजर डाटा टाइप है, यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप में इंट, शॉर्ट, अनसाइंड इंट, इसका भी मैंने डिफरेंस बताया था कि अनसाइंड के अंदर जस्ट पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, इंटीजर और शॉर्ट में, इंट और शॉर्ट के अंदर जो है वो जस्ट मैक्सिमम और मिनिमम के हिसाब से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आते हैं। लेकिन जब अनसाइंड इंट लिखते हैं तो वो जीरो से पॉजिटिव तक आते हैं, और सिमिलरली जब अनसाइंड लॉन्ग लिखते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो है वो जीरो से पॉजिटिव साइड पे ही आते हैं, और वो मैक्सिमम की डायरेक्शन दी हुई थी, वो भी डिफाइन है कि मैक्सिमम कहाँ तक लेनी है। उसके बाद रियल नंबर से, रियल नंबर्स के हिसाब से भी हमारे पास जो थी वो इंटीजर्स की डिफाइनिंग है। उसके अलावा इंटीजर के साथ साथ रियल नंबर्स के अंदर हमारे पास डाटा के अंदर जो वैल्यूज यूज होती हैं वो डेसिमल प्लेसेस और फ्रैक्शंस की हैं, यानी कि डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन भी यूज होती हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स के फ्लोटिंग पॉइंट्स है, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव के लिए हम साइन नेगेटिव यूज करते हैं, पॉजिटिव के लिए हम एज इट इज पॉजिटिव यूज करते हैं। फ्लोटिंग डाटा पॉइंट्स के अंदर हम कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद जो है डाटा को डिफाइन कर सकते हैं, डबल के हिसाब से, लॉन्ग के हिसाब से, ये तीनों चीजें जो थी वो कल हमने डिफाइन की थी। आज इन्हीं तीनों को यूज करते हैं, उसने एग्जांपल लिया, एक प्रॉब्लम भी यहाँ पे लिखी है, लेकिन उसके साथ साथ करेक्टर डाटा टाइप्स के डाटा टाइप जो हम करते हैं उसके अंदर करेक्टर्स किस टाइप के हमने यूज करने हैं वो भी फर्दर डिफाइन करेंगे। फिर हमारा ओवरऑल जो है वो प्रोग्राम क्रिएट होगा। फिर फर्दर आप प्रोग्राम भी आज जो है वो खुद से क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, सबने सी प्लस प्लस जो है वो अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर लिया या नहीं की? क्योंकि मैंने आज आप लोगों को थोड़ा सा वर्क देना है ट्राई करने के लिए। मैंने कल भी कहा था अगर किसी के इंस्टॉल नहीं हुई तो भी मुझे बता दें, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, ताकि मैं फर्दर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, फर्दर आप लोग प्रोग्रामिंग उसके अंदर कर सकें। सबने मैम ट्राई जिनके किया पास इंस्टॉल करने की या नहीं की? अब मैम किया हुआ इंस्टॉल, लेकिन मैम ये कुछ बच्चों के पास लैपटॉप है ही नहीं है। घर में पीसी भी नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है, लैपटॉप अगर नहीं है तो नहीं मैम। नो मैम नहीं। उसके लिए सेकंड ऑप्शन है मोबाइल के अंदर। मोबाइल तो सबके पास है, जी जी। टच मोबाइल है, उसके अंदर आप प्ले स्टोर में जाके वहां पे ऑप्शन आता है सी प्लस प्लस को इंस्टॉल करने का, वहां से इंस्टॉल कर लें। लेकिन वहां पे यूज करने के लिए हम ऐसे तो लैपटॉप के ऊपर से बटन के साथ यूज कर लेते हैं, वहां पे यूज करने के लिए साइड पे सेपरेट कीबोर्ड है, वो उसके अंदर ही है, उसको टच करके हम करेंगे। अदरवाइज जैसे हम बाकी मैसेज वगैरह टाइप करते हैं, हम क्लिक करते हैं तो मैसेजेस के अकॉर्डिंग हमारा कीबोर्ड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, वहां पे कीबोर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने मोबाइल में करके देखी थी। मुझे आइडिया था कि कुछ स्टूडेंट्स के पास जो है वो लैपटॉप नहीं होगा, और कुछ के पास ये भी कंडीशन होगी कि विंडो जो है वो 7 होगी, 32 बिट की, उसमें भी ये इंस्टॉल नहीं होगी।
लेकिन जो है अगर आपके पास कहीं लैपटॉप नहीं है, आप उसको मोबाइल के अंदर एक दफा इंस्टॉल करके चेक करें, फिर मुझे बताएं लैपटॉप के अलावा जिनके पास मोबाइल है वो भी इसमें इंस्टॉल होके वर्क करती है या नहीं करती है। क्योंकि मैंने की थी, मेरे मोबाइल के अंदर हो चुकी थी। अगर किसी के पास ज्यादा ओल्ड वर्जन का मोबाइल होगा तो मे भी चांसेस है कि उसके अंदर भी ये नहीं होगी। अब करेक्टर्स हैं, आज के करेक्टर्स को किस टाइप में हमने डिफाइन करना है। और जिनके पास आज लैपटॉप है और जो जिन्होंने सी प्लस प्लस इंस्टॉल किया है, वो जरूर प्रोग्रामिंग जो मैं दूंगी उसको जरूर एक दफा आप लोग ट्राई कीजिएगा, रन कीजिएगा, होती है या नहीं होती। ये फिर आप लोग मुझे रिजल्ट बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि किस तरह आप लोगों ने इसको वर्क के ऊपर शो किया है। सबसे पहले तो है कैरेक्टर्स को हमने किस टाइप में डिनोट करना है। कैरेक्टर को डिनोट करने के लिए आप यहाँ पे वर्ड्स यूज करेंगे मिनिमम मैक्सिमम की फॉर्म में, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। कैरेक्टर डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर कैरेक्टर्स वैल्यू। इट टेक्स 1 बाइट इन मेमोरी। ये 1 बाइट मेमोरी के अंदर यूज करता है, सिर्फ इसमें साथ में मेमोरी भी बता दिया। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट अ लेटर, नंबर और पंक्चुएशंस, मार्क एंड अ फ्यू एनी अदर सिंबल्स। किसी भी सिंबल के साथ, किसी भी नंबर की पंक्चुएशंस के साथ, लेटर के साथ हम अपने कैरेक्टर्स को डिनोट कर सकते हैं। कैरेक्टर वैल्यू आर नॉर्मली गिवन इन सिंगल कोड। कैरेक्टर की जो वैल्यू है वो एक सिंगल कोड के अंदर डिफाइन की जाएगी, जैसे x इज इक्वल टू, a इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू। इसको हम डिनोट करेंगे, जो कैरेक्टर जो है उसको सिंगल कोड के अंदर डिनोट करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में उसने यहाँ पे कैरेक्टर 1 और 2 डिनोट किया, देखिए a और b कैपिटल लिया, उसको सिंगल के साथ उसने डिनोट किया। ये देखिए ए और इसके आगे जो कॉलम्स लगाए हैं वो डिफरेंट है, उसका मीनिंग जो है वो पर्पस डिफरेंट है, वो भी यहाँ पे डिफाइन है। इट कैन रिप्रेजेंट इंडिविजुअली कैरेक्टर्स सच एज ए, एक्स, 5 एंड डैश। जो भी आप ले रहे हैं यहाँ पे बॉक्स की कंडीशन के साथ, हैश के साथ जो भी यूज कर रहे हैं, इवन आप सब्सक्रिप्ट वैल्यूज यूज कर रहे हैं, तब भी जो भी आप यूज करना चाहते हैं, कहते हैं कैरेक्टर को नेम देना चाहते हैं, किसी भी नेम के अकॉर्डिंग हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। द कैरेक्टर 5 इज मैनिपुलेटेड डिफरेंटली देन इंटीजर्स 5। अब जब ये कोट्स में देंगे आप इसको, इसका मतलब है कि हमने इसको करेक्टर लिखा है। अगर सिंपल 5 लिखेंगे तो इट्स मीन हमने एक इंटीजर लिखा है, यानी कि एक वैल्यू लिखी है, मैथमेटिकल वैल्यू लिखी है, नंबरिंग वैल्यू लिखी है। जब इसको कोट्स के अंदर डिफाइन करेंगे तो वो हमारे पास करेक्टर को डिफाइन करेगा। अब नंबर जब हम आगे लिखेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, उसमें करेक्टर को ऑटोमेटिक, वैसे तो हम करेक्टर्स को जो है वो नंबरिंग करते हैं जब हम नेम देते हैं ए बी सी एक्स वाई जी के साथ ही देते हैं। लेकिन सेकंड कंडीशन है, कहता है अगर आप 5 6 7 के साथ भी देना चाह रहे हैं किसी भी नंबर के अकॉर्डिंग, तो उसको करेक्टर को डिनोट करने के लिए हमें उसके अकॉर्डिंग टू कोट्स लगाने पड़ेंगे। अगर वो अप्लाई नहीं करेंगे तो इट्स मीन वो एक इंटीजर कहलाएगा। डिफरेंट है दोनों में, सिंपल 5 और 5 के साथ जो कोट्स लगाए हुए दोनों में डिफरेंस है। इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए कहता है इसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, और करेक्टर के लिए ये डिफरेंट डिनोट किया रहता है। इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन करेक्टर वैल्यूज। द करेक्टर कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्ट एंड कंपेयर लाइक नंबर। करेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं लाइक नंबर। नंबर के साथ उसको कंपेयर भी किया जा सकता है कि मैं यहाँ पे करेक्टर ले रही हूँ ए इज इक्वल टू, अब ए को मैं किसके साथ डिनोट कर रही हूँ 5 के साथ, तो कंपेयर भी कहता किया जा सकता है। 5 ले लें या ले लें, दोनों कंडीशन जो है वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे उसने एक प्रोग्रामिंग लिखी है। सबसे पहले तो देखें, अब आपने मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है 1 बाय 1, सारी नंबरिंग हम पीछे कर चुके हैं। इंक्लूड iostream डॉट एज, इसको आपने डिफाइन करना है। ये हमने क्यों यूज किया है और यहाँ पे किस पर्पस के थ्रू मैंने इसको मेंशन किया। पहले भी किया, ये एक हीडर फाइल है, मैं खुद ही से बता देती हूँ, आप लोग तो शायद बिल्कुल ही पीछे से माइंड में नहीं रखते। ये हीडर फाइल है। हीडर फाइल वो फाइल थी जो हमारे पास ऑटोमेटिकली ही हमारी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर अपनी डिफरेंट स्पेसिफिक टाइप को शो करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसमें सबसे पहले जो थी हमारे पास iostream, हम यूज करते हैं डाटा को ऐड और डिफाइन करने के लिए, यानी कि इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम के लिए हम अपना डाटा जो है वो शो करने के लिए स्क्रीन पे और डाटा एंटर करने के लिए यहाँ पे इसको इंक्लूड करते हैं।
उसके बाद जो है यहाँ पे डिफाइन की हुई है इंक्लूड CON, ये कॉनी के साथ IO लगाया, IO का भी यहाँ पे स्टैंड है। IO स्टैंड जो है वो इनपुट और आउटपुट है। इसको कॉन्सल इनपुट आउटपुट हीडर फाइल बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ .h आ रहा है, ये हीडर फाइल है। ये भी इसकी प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती है। ये मैनेज करने के लिए यूज होती है हमारी बेसिक एप्लीकेशंस को। iOS टीम में हम इनपुट और आउटपुट हीडर फाइल्स के अकॉर्डिंग इसको यूज करते हैं कि इनपुट देनी है, हमने आउटपुट हमें रिक्वायर्ड है, तो हमारे पास प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग जो है उसके अंदर हम ये इंक्लूड की है। इसकी प्रोग्रामिंग सेपरेट है, इसकी प्रोग्रामिंग हमें डिफाइन नहीं करनी पड़ती, हम एज इट इज ही करते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास इंक्लूड पुनायो जिसे बोलते हैं .h के साथ, ये भी एक फीडर फाइल है। इसके अकॉर्डिंग हम अपना मैसेज डिस्प्ले करते हैं और मैनेज करते हैं अपनी बेसिक एप्लीकेशंस को, जिस भी टाइप से हमने एप्लीकेशन यहाँ पे डिफाइन करनी है। इसमें ये इसलिए यूज होता है कि हमने एक फंक्शन को एट ए टाइम एक बार रिप्लेस नहीं करना, हम बारी बारी भी कर सकते हैं। ये जस्ट हमारी काउंसलिंग के लिए यूज होता है कि हमने अपनी इनपुट और आउटपुट जो है वो किस टाइप में मैनेज करनी है। उसके बाद जो है वाइड मेन के अंदर हमने अपना फंक्शन डिफाइन करना होता है। वाइड मेन में हमने अपना फंक्शन यहाँ पे मैंने कोई डिफाइन नहीं किया, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल के तौर पे प्रोग्रामिंग चाहिए। मैंने अपना फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, इसको मैंने एम्प्टी रहने दिया। जो मुझे स्क्रीन पे प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड है आफ्टर एप्लीकेशन वो देखें, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है। क्लियर स्क्रीन, क्योंकि मैंने फंक्शन बिल्कुल नहीं दिया, टोटली क्लियर स्क्रीन के साथ मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी। करेक्टर कितने लिए हैं? करेक्टर 1 और 2 लिए। सम का वर्ड यहाँ पे है कि दोनों को मैंने कंबाइन यूज करना है, इसलिए मैंने इसको सम लिखा है। अदरवाइज मुझे अगर इनका सम चाहिए होगा तो A+ के साथ जो है वो मेंशन होता है। यहाँ पे सम के अकॉर्डिंग मुझे इन दोनों करेक्टर्स को एट ए टाइम डील करना है। करेक्टर 1 को किससे डिनोट किया है? यहाँ पे करेक्टर 1 को डिनोट किया है यहाँ पे A से, कैपिटल से। उसके अलावा करेक्टर B को डिनोट किया है, सॉरी 2 को डिनोट किया है B के साथ। और अगर आप देखें इसके आगे जो है वो सेम साइन जो है ये डिनोट कर रहा है सेमीकोलन के साथ। ये हमारे पास सिर्फ एक ही डिनोशन कर रहा है कि अभी हम अपना जो डाटा है वो मेंशन कर रहे हैं, अभी टाइप कर रहे हैं। उसके बाद जो है वर्ड है कोड। कोड को मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मैसेज जो हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है ये उसके लिए यूज होता है। और जो मैसेज हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है उस मैसेज को हमने अपनी एंगल ब्रैकेट्स के अंदर डिनोट करना है। एंगल ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसको डिनोट करना है, और ये देखें डबल एंगल ब्रैकेट्स के साथ। और अगर ये आगे फर्दर अगर आपको शो हो रहा है, ये देखें डबल कोट्स के साथ है। तो वहाँ पे मेंशन था कि आप एंगल ब्रैकेट्स दे दें या डबल कोट्स के साथ उसको डिनोट कर दें। जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करना है। आउटपुट ये आपको बॉक्स में शो हो रही है, इसको 1 बाय 1 डिस्प्ले करती हूँ। ये देखें मुझे रिक्वायर्ड है करेक्टर्स आर, मैंने अपना मैसेज स्क्रीन पे ये शो करना है करेक्टर्स आर, करेक्टर 1, करेक्टर 2। इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सम नहीं है, मैंने जस्ट उसको डिनोट करना है। जिस फॉर्म के अकॉर्डिंग मुझे रिक्वायर्ड है वो मेंशन किया। ये देखें जो मैसेज हमने डिस्प्ले करना है, अगर आप ये देखें यहाँ तक करेक्टर आर, और अब करेक्टर्स कौन से हैं वो उसके आगे लिख दिया करेक्टर 1 और 2। अगर सपोज मैं यहाँ से 2 को स्किप कर देती हूँ, 1 रहने देती हूँ, तो हमारे पास जो है वो फंक्शन जो है वो एंड हो जाएगा। और ये गेट्स की वाल जो दी गई है ये भी एंडिंग है इसकी, कि हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो स्किप हो चुकी है, खत्म हो गई है। उसके बाद जो है कर्ली ब्रैकेट हमने एंड कर दी है, इट्स मीन हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो चुका है। दोबारा से मैं इसको फर्दर रिपीट करती हूँ एक दफा कि iOS के अकॉर्डिंग मैंने अपनी इनपुट और आउटपुट जो है वो हीडर फाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्प्ले करनी है, मेंशन करनी है सारी। और ये कौनसा इनपुट एंड आउटपुट जो है वो मैनेज करती है हमारी डिफाइनिंग को, जो हमने इनपुट और आउटपुट यहाँ पे देनी है। iOS टीम जो है वो हमारी इनपुट और आउटपुट को मैनेज नहीं करती, वो जस्ट ये शो करती है कि हमने अपनी प्रोग्रामिंग में इनपुट और आउटपुट जो है वो डिफाइन की है, उसको अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के साथ डिनोट किया है, स्पेसिफिक ब्रैकेट्स के अंदर, और स्पेसिफिक जो हैं कॉलम्स वगैरह डॉट्स वगैरह उनके साथ इसको डिनोट किया है। सेकेंडली जो कॉन्सल इनपुट और आउटपुट है वो डिनोट करती है कि किस तरह हमारा प्रोग्राम जो है वो रन होने के साथ फर्दर जो है वो डील करेगा हमारी सारी की सारी गिवन आउटपुट और इनपुट सॉरी के साथ, और आउटपुट रिक्वायर्ड हो जाएगी। वाइड मेन के अंदर हम फंक्शंस को मेंशन करते हैं। यहाँ पे इट्स मीन मेरे पास कोई भी फंक्शन नहीं है, मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपना सारा डाटा डिफाइन करना है। कर्ली डाटा के अंदर क्लियर स्क्रीन का वर्ड यूज करना है, क्योंकि स्क्रीन जो है बिल्कुल मुझे एम्प्टी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो आउटपुट रिक्वायर्ड है वही यहाँ पे मैंने लिखनी है। करेक्टर लिखा है A एंड करेक्टर B के साथ। और कोड के वर्ड के अंदर जो मुझे आंसर यानी कि जो मुझे आउटपुट रिक्वायर्ड है स्क्रीन पे सिर्फ एक मैसेज की सूरत में, वो यहाँ पे मेंशन किया है करेक्टर्स आर, करेक्टर 1 एंड करेक्टर 2। और गेट इट्स मीन फंक्शन मेरा एंड हो चुका है, मैंने और इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, और कर्ली ब्रैकेट्स के साथ जो है वो फंक्शन जो है वो एंड हो जाएगा। अब इसके अंदर बेसिक टाइप्स हैं, मिनिमम करेक्टर, मैक्सिमम करेक्टर के साथ।
Character minimum represent the smallest value that can be stored in the character data type. Character maximum, मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे डिफाइन नहीं अभी हमने किए हैं, आगे जाके करेंगे। सिर्फ उसको डील किया है कि यहाँ पे करेक्टर मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो वर्ड लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट करेक्टर जो भी आप देंगे उन दोनों को डील करेंगे। दोनों बहुत करेक्टर मैक्सिमम और मिनिमम काउंट किए जा सकते हैं अपनी डेटा लिमिट्स डॉट एज एक हीडर फाइल है उसके अंदर इनकी लिमिट्स दी होती है। लिमिट्स के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करना है हमने खुद से फर्दर जो है सिर्फ और सिर्फ करेक्टर्स को मेंशन करना है कि ऑटोमेटिकली ही उसकी हीडर फाइल से लिमिट जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगी। इसकी एग्जांपल जो है एक आगे दी हुई है प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग, वो भी मैं डिफाइन कर देती हूँ। लेकिन उससे पहले जो है इंटीजर ओवरफ्लो एंड आउटर फ्लो है। आउटर फ्लो बोलते हैं या इसको अंडर फ्लो भी कहते हैं। आउटर फ्लो के अंदर जो है फ्लो बैरूनी साइड पे होता है, हम प्रोग्रामिंग में बोल रहे हैं तो हम इसको अंडर फ्लो बोलेंगे कि इंटीजर्स का जो है फ्लो लेस है और ओवरफ्लो में हाई फ्लो है। Integer overflow occurs when the value assigned to an integer variable is more than maximum value. इंटीजर्स की डिफाइनिंग जो थी फ्लोटिंग के अंदर वो कल भी मैंने डिफाइन की थी कि मिनिमम जो है इंटीजर जो हम डिफाइन करते हैं वो -32 की फॉर्म के अकॉर्डिंग जो है आगे फर्दर इंटीजर को वहां यूज किया गया आई एंड टी के साथ। इंटीजर फ्लोट मैक्सिमम मिनिमम अनसाइन के साथ नेगेटिव का साइन नहीं आएगा, पॉजिटिव की वैल्यूज आएंगी और विदाउट एन साइन जो है वो डिफाइन किया है हमने पॉजिटिव के साथ। ये देखें इंटीजर्स की थी लास्ट टाइम डाटा टाइपिंग किस फॉर्म में होनी है, रेंज आगे डिफाइन थी, यही चीज आज फर्दर वहां पे डील है कि अगर हम लोग मैक्सिमम नंबर देंगे -32 से तो वो इसके बिटवीन में लाई करेगा, लेकिन अगर हम इससे मिनिमम नंबर दे देंगे तो वो इससे मिनिमम नंबर किधर जाएगा हमारे पास इससे भी पीछे, यानी कि -32 769 आएगा जो इससे पीछे वाला नंबर आएगा। ये हमारे पास इंटीजर्स की इनर फ्लो और अंडर फ्लो की कंडीशन है। दोनों कंडीशंस यहाँ पे यही चीज है डील की हुई है कि वैल्यूज जो असाइन की जाएंगी वेरिएबल्स को उनकी स्टोरेज जो है वो ऑटोमेटिकली ही हमारा जो प्रोग्राम है अपनी फाइल्स के अंदर से हीडर फाइल्स में से कैलकुलेट करेगा। हमारे पास शो हो जाएगा रिजल्ट, लेकिन शो होने के लिए रिजल्ट जो है वो करेक्ट रिजल्ट शो नहीं होगा, उसके लिए कंडीशन जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। Integer overflow occurs when the value assigned to an integer variable is more than maximum possible value. अब इंटीजर का ओवरफ्लो किस कंडीशन में होगा, कहता है जब हम एक मैक्सिमम वैल्यू दे देंगे इंटीजर की, जैसे कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है 32,767। मैं इससे मैक्सिमम एक ही मैक्सिमम वैल्यू लेती हूँ 32,768 अगर लेती हूँ तो ये इसका इंटीजर्स का ओवरफ्लो हो जाएगा, इंटीजर जो है मैक्सिमम हो जाएगा। इंटीजर अंडरफ्लो इसके अंदर वैल्यू जो है वो हम अपनी पॉसिबल रेंज से लेस देंगे, यानी कि मैं इससे लेस वैल्यू दे दूंगी -32,769 या 70 80 कुछ भी वैल्यू दूंगी वो इससे लेस ही आएंगी। एन इंटीजर वेरिएबल कैन स्टोर, अब इंटीजर वेरिएबल जो कहता है स्टोर है ऑटोमेटिकली ही हमारी C++ के अंदर, उसकी रेंज ये है -32,768 टू 32,670 इफ द असाइन वैल्यू। अब इसकी एग्जांपल के तौर पे कहता है फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन की है मोर देन 32,767 से, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा इंटीजर का ओवरफ्लो कहलाएगा कि हमने अपने गिवन इंटीजर से ज्यादा वैल्यू जो है डिफाइन की है। हम डिफाइन वहाँ पे कर रहे थे आई एन टी के साथ प्रोग्रामिंग, लेकिन हमने नंबर देते वक्त मैक्सिमम नंबर दे दिया है और सेकेंडली असाइन कर दिया हमने वैल्यू लेस वैल्यू, तो हमारे पास जो है इंटीजर्स का अंडर फ्लो आएगा कि हमने फ्लो जो हमारे पास डिफाइन था उससे लेस वैल्यू जो है वो यहाँ पे डिफाइन कर दी। मैक्सिमम के लिए ओवरफ्लो हो जाएगा, मिनिमम के लिए अंडर फ्लो हो जाएगा। इंटीजर अंडर फ्लो एंड ओवरफ्लो इज नॉट डिटेक्टेड बाय कंपाइलर, कंपाइलर इसे डिटेक्ट नहीं करेगा, रिजल्ट जो है हमारा वो रॉन्ग हो सकता है इनके अकॉर्डिंग, कंपाइलर इसे डिटेक्ट नहीं करेगा क्योंकि कंपाइलर के अंदर ऑटोमेटिकली ही फिक्स है इंटीजर, इंटीजर मैक्सिमम, इंटीजर मिनिमम, तो खुद से उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उसको यूज करते हुए हमारा रिजल्ट दे देगा, लेकिन हमारा रिजल्ट जो है वो रॉन्ग आएगा।
और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाती है, यूजर के ऊपर जाती है कि वो साइन करते हुए वैल्यू जो है वो अपनी अलाउ रेंज से बाहर जब देता है तो ऑटोमेटिकली ही आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाता है। इस टाइप की जो हमारे पास एरर्स आते हैं ये लॉजिकल एरर कहलाता है, सिंटैक्स एरर नहीं है, क्योंकि हमने लिखते वक्त सारा वैल्यू जो है वो डाटा सारा ठीक लिखा है। लॉजिकल एरर क्या था, हमारे पास वैल्यू जो है वो प्रोसीड हो जाती है, आंसर भी आ जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन हमारे जो करेक्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जो है वो रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि हमने अपना डाटा जो है उसके अंदर इनपुट जो दिया है उसके अंदर कोई एक वैल्यू जो है वो डिफरेंट दे दी है अपनी रिक्वायरमेंट से हट के। प्रोग्राम उसको रन तो करेगा लेकिन उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे एक देखें प्रोग्रामिंग दी है, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। ये प्रोग्रामिंग है, मेन प्रोग्रामिंग दी हुई है, इसको आप लोगों ने एक दफ़ा C++ पे ऑन करके सेम एज इट इज ही टाइप करना है और उसे रन करना है और फिर मुझे बताना है कि आपका आउटपुट किस फॉर्म में आती है। इसमें अगर आप यहाँ पे चेक करें सेम वही है जो लास्ट में मैंने डिफाइन किया है, Suraya.h यानी कि कॉन्सल इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट फंक्शन एंड सेकेंडली IOStream इनपुट एंड आउटपुट stream.h हीटर फाइल है ये। वाइड मेन इसमें फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कोई भी कैलकुलेशन जो है वो डिफाइन आउट नहीं कर रहे। क्लियर स्क्रीन, उसके बाद शो टेस्ट वेरिएबल, शो टेस्ट वेरिएबल जो है यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। शो टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू दिया 32,767 के साथ। अब कोड जो हमें रिजल्ट चाहिए टेस्ट वेरिएबल के साथ चाहिए। ओरिजिनल, ये ओरिजिनल जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ये एंड के आगे देखें एल का साइन है, एल लिखा हुआ है एंड एल, यानी कि स्क्रीन के ऊपर मुझे जो आउटपुट रिक्वायर्ड है उस पर जो मैसेज आएगा वो टेस्ट वेरिएबल जो भी आपने यहाँ पे डिफाइन किया है 32,767 के साथ, उसके बाद एंड, लेकिन आगे कहता है एल। एल का मीन है कि दोबारा अभी हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, ये एक एंड नहीं है, ये 1 बाय 1 एंड जो है वो प्रोसीड होते जाएंगे। उसके बाद सेकेंडली हमारा जो फंक्शन है उसके अंदर क्या चेंजिंग आएगी, टेस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू टेस्ट वेरिएंस प्लस 1। इससे नेक्स्ट पे आएगा टेस्ट वेरिएंस एंड टेस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू टेस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू -1। अब अगर आप देखें यहाँ पे अपना रिजल्ट सेकंड वाले के साथ प्लस करने से, ये देखें इसके अंदर अगर मैं प्लस करती हूँ तो प्लस करने से मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव नंबर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नंबर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसकी रीजन बताएंगे नेगेटिव नंबर क्यों आ रहा है। क्लास मेरी आवाज आ रही है आपको, मुझे सिर्फ इसका बताएं जरा कि साइन नेगेटिव क्यों आ रहा है। डाटा हमने करेक्ट दिया है, उसके अकॉर्डिंग जो ऑपरेशंस अप्लाई होने थे उसमें एक दफ़ा टेस्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग नंबर में एक 1 ऐड होना है और एक जो नंबर है वो सब्ट्रैक्ट होगा। ऐड होने से यहाँ पे बेसिकली बनना चाहिए था पॉजिटिव 32,768, लेकिन ये नेगेटिव आ रहा है। ये एग्जांपल दिया उसने इनर फ्लो और अंडर फ्लो की फॉर्म में। ओवरफ्लो है, बिल्कुल ओवरफ्लो है, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर जो मैक्सिमम तक नंबर है इंटीजर्स के लिए, माइक कम कर दें, ये उससे बड़ा नंबर आ रहा है, उससे ग्रेटर नंबर आ रहा है, इसलिए हमारे पास जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली ही रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा कि हमने जो हमारी कंसीडरिंग थी हमने उसके अंदर इसको लिया है वैल्यू को सिर्फ इंटीजर्स की फॉर्म में 32,768 की फॉर्म में, हमने अपना डाटा गलत दिया है। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है आउटपुट है वो तो हो गया है, लेकिन आउटपुट के अंदर साइंस मिस्टेक हो गई है। माइनस का साइन जस्ट यही डिनोट कर रहा है कि हमने अपनी आउटर फ्लो जो है वो डिफाइन की है, हमने अपनी रेंज से बाहर वाला एक नंबर चूज कर लिया। -1 से देखें रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि माइनस करेंगे मैक्सिमम रेंज ये थी, एक नंबर माइनस कर लें तो यहाँ पे माइनस के अकॉर्डिंग एक माइनस का साइन आना था, यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ये माइनस का साइन के साथ यहाँ पे वेरिएंस जो है आएगा, यहाँ पे 66 बनेगा। कोड के बाद यहाँ पे जितने भी रिजल्ट डिस्प्ले करने हैं वो सारे के सारे अगर आप देखें कोड के अंदर मैसेजेस डिफाइन है एंड एल आगे फर्दर हमारा जो फंक्शन है वो चलता जा रहा है, 1 बाय 1 जो है वो प्रोसीड हो रहा है। ये थी सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग की रेंज। अगर हम रेंज आगे पीछे देते हैं तो हमारी रेंज के अकॉर्डिंग आउटपुट पे इफेक्ट आएगा, इनपुट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
उससे फर्दर है, अब जब हमने साइंटिफिक नोटेशंस देनी है या एक्सपोनेंशियल नोटेशंस देनी है तो C++ के अंदर वो नोटेशंस किस टाइप की होंगी, इसमें साइंटिफिक नोटेशंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है बेसिकली साइंटिफिक नोटेशंस का ही नंबर है। इसमें रियल नंबर्स हैं जिसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, इसमें डेसिमल प्लेसेस के नंबर्स हैं जिसको हम 10 की पावर में लिखते हैं। हम साइंटिफिक नोटेशंस के नंबर किस तरह लिखते हैं, 10 की पावर में लिखते हैं, या ई एक्सपोनेंशियल की पावर में जो फंक्शन चला जाता है हम उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पे C++ में लिखने का थोड़ा सा डिफरेंट भी है, हम मैथमेटिकली तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं। जैसे यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ 4.694 क्रॉस यानी कि मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ये इसके पॉइंट्स को डेसिमल प्लेसेस को डिनोट कर रहा है। लेकिन जब हम इसको C++ में लिखेंगे तो हम रियल नंबर्स की फॉर्म में यानी कि एग्जैक्टली इस फॉर्म में इसको मेंशन नहीं करेंगे, हम इसको मेंशन करेंगे ई की पावर के अंदर, इस नंबर को डिनोटिंग करेंगे हम अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, या हम इसे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर इसको डिनोट करेंगे। द रियल नंबर कैन आल्सो बी रिटन इन एक्सपोनेंशियल और साइंटिफिक नोटेशन, दिस नोटेशन रिप्रेजेंट लार्ज नंबर इन अ शॉर्ट वे। बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर्स को हम शॉर्ट वे के अंदर डिनोट करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। सारे का सारा नंबर इतनी डिटेल से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मैक्सिमम है पॉइंट के बाद 20 जो है वो डेसिमल प्लेसेस के बाद 20 रेंजेस हमारी चल रही हैं, हम वो रेंज यहाँ पे नहीं लेंगे, हम उसको कंबाइन करते हुए पॉइंट्स के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करके मेंशन कर सकते हैं। द एक्सपोनेंशियल नोटेशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स पे डिपेंड करती है, Mantissa and exponent. The general form of writing real value in exponential notation is as follows. प्लस और माइनस दोनों के साथ यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है कि प्लस वैल्यू भी आ सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, और दोनों कंडीशन में एक्सपोनेंशियल की पावर यहाँ पे ऊपर अगर देखें इसके पावर यहाँ पे मेंशन नहीं की। बेसिकली ये जो n है हम जब मैथमेटिकली लिखते हैं तो e की पावर n लिखते हैं, लेकिन लैंग्वेजेस के अंदर जब हम मेंशन करेंगे तो e की पावर जो है वो उसके साथ ऐसे मेंशन होगी इसी फॉर्म में। पहले जो ओरिजिनल नंबर है मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है वो, और साथ में ई की पावर, लेकिन पावर जो है वो साथ में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पे जो EMEN है या इसको कैपिटल ई में भी कहकर डिनोट किया जा सकता है, दोनों कंडीशंस के अंदर नंबर जो है वो सेम कंसीडर होगा क्योंकि एक्सपोनेंट की पावर होगी। एम जो है फर्स्ट वाला वैल्यू, ई से पहले वाली जो वैल्यू है वो इसका मैंटीसा कहलाएगा, और ई के बाद जो है वो इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म कहलाएगी, पावर कहलाएगी एक्सपोनेंट पावर। द वैल्यू बिफोर ई इज नाउन एज मैंटीसा एंड द वैल्यू आफ्टर ई इज नाउन एज एक्सपोनेंट। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एक्सपोनेंट फॉर्म नोटेशंस की फॉर्म पे जो सम पॉइंट्स हैं, दोनों वैल्यूज जो है वो नेगेटिव हो सकती हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही डिनोट है। पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ यहाँ पे साइन इसीलिए दिए हैं कि दोनों पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों कंडीशन हो सकती हैं। क्योंकि जब हम नंबर लेते हैं जरूरी नहीं है कि नंबर नेगेटिव ही आए पावर पॉजिटिव आए, और ये भी जरूरी नहीं होता कि नंबर पॉजिटिव है तो पावर नेगेटिव हो, जरूरी नहीं है, किसी भी रेंज के साथ आ सकता है। यहाँ पे यही इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स डिफाइन किए उसने। मैंटीसा एंड एक्सपोनेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। सेकेंडली एक्सपोनेंट इज ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू, एक्सपोनेंट हमेशा इंटीजर वैल्यू ही होती है। इट कैन नॉट बी अ रियल नंबर, रियल नंबर कभी भी नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर मेरे पास अगर मैं लिखती हूँ 5000 सिंपल 5000 की फॉर्म में, ये मेरे पास एक नंबर है, या 5633 की फॉर्म में लिखती हूँ तो ये मेरे पास एक रियल नंबर है। इंटीजर की फॉर्म में क्या होगा, दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पे तो वैल्यू लिखी हुई है एक्सपोनेंट इज ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू, इट कैन नॉट बी अ रियल नंबर। इस लाइन में जो दो पॉइंट्स इसने दिए उन दोनों का डिफरेंस मुझे बताना है, इंटीजर और रियल में क्या डिफरेंस उसने क्रिएट किया। कोई भी पॉइंट है, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया 5693 या कुछ भी नंबर अगर मैं ले रही हूँ, ये एक रियल नंबर कहलाएगा लैंग्वेजेस के अंदर। इंटीजर में, इंटीजर फॉर्म में ये पॉइंट्स वाइज आएगा, नंबरिंग की फॉर्म जो है वो पॉइंट्स वाइज, यानी कि कोई भी डेसिमल प्लेसेस इसके अंदर यूज हो रही होगी। यहाँ पे इंटीजर से वैल्यू, इंटीजर वैल्यू लिखा है, इंटीजर नंबर नहीं लिखा हुआ। अगर यहाँ पे अगर इंटीजर नंबर लिखा होता तो इंटीजर नंबर जो है वो रियल नंबर में से चूज किए जाते हैं, वो बात जो थी वो रॉन्ग हो जानी थी। इसलिए जब भी पॉइंट्स को कंसीडर किया जाए यहाँ पे इंटीजर वैल्यू और इंटीजर नंबर जो है वो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इंटीजर नंबर से मुराद है यहाँ पे
कि पॉइंट टू डेसिमल प्लेसेस के अंदर नंबर होगा वो यहाँ पे कंसीडर होगा एक्सपोनेंट फॉर्म में। अदरवाइज रियल नंबर जो है विदाउट डेसिमल प्लेसेस के यहाँ पे नंबर जो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में मेंशन नहीं होगा। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ tan थीटा मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है मेंटीसा की वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगी या लेस देन 10 होगी। किस कंडीशन में होगी? हम जब पॉइंट्स में लिखते हैं तो हम पहले वाली वैल्यू को स्टॉप करते हुए बाकी सारों को पॉइंट्स में लिख सकते हैं। सपोज मेरे पास ये नंबर है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं। सबसे पहले वाली एग्जांपल दिया है, वी हैव अ रियल नंबर 1000.1.0 सॉरी, इट कैन बी प्रेजेंट इट साइंटिफिक नोटेशन एज। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे इसको लिखूंगी? पहले वाली जो वैल्यू है यानी कि 1 उसको स्टॉप करते हुए पॉइंट के साथ 0 और बाकी जो है 0 जो है वो 10 की पावर में चले जाएंगे यानी कि 3 में। इट कैन आल्सो बी रिटन एज एक्सपोनेंट फॉर्म। अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो 10 1.0 ये मेंटीसा है। एक्सपोनेंट फॉर्म में e और 3 यानी कि e की पावर 3 में आएगा। इन दिस एग्जांपल 1.0 इज मेंटीसा एंड 3 इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट। सिमिलरली एक सेकंड वैल्यू यहाँ पे ली है। अब इस वैल्यू के अंदर देखें उसने यहाँ पे मेंशन किया है कि मेंटीसा जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 हो या लेस देन 1 हो, सॉरी 10 हो, यानी कि 1 से लेके 10 तक की जो वैल्यूज हैं वो होगी और 0 भी इसके अंदर डिनोट होगा, लेकिन 0 पॉइंट के साथ वैल्यू जो है वो डिफाइन नहीं होगी, 0 की कंडीशन नहीं होगी। मैंने इस नंबर को कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर या एक्सपोनेंट के अंदर, तो 4 के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे नंबर को सॉल्व करते हुए बाकी यहाँ पे पॉइंट्स लेंगे। वो ओवर की फॉर्म में जा रहे हैं तो ओवर को जब मैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखूंगी तो पावर जो है वो -3 हो जाएगी। इट कैन आल्सो बी रिटन एज 4.694 एक्सपोनेंट की पावर -3। सम एग्जांपल्स ऑफ रियल साइंटिफिक नोटेशंस आर गिवन एज फॉलोज। कुछ नोटेशंस यहाँ पे दी हुई हैं रियल नंबर्स की फॉर्म में, ये नंबर दिए हैं, इनको साइंटिफिक नोटेशन में और एक्सपोनेंशियल नोटेशन में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले है 1.98, इसमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो मेरे पास देखें पॉइंट से फर्दर मैंने एक्सीड नहीं करना, पिछली साइड पे नहीं जाना, लेफ्ट साइड पे एज इट इज ही रहना, क्योंकि 0 के अंदर जो है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर इंटीजर्स की फॉर्म डिनोट नहीं होगी। इसलिए मैं साथ में क्या मेंशन करूंगी जब साइंटिफिक नोटेशन होगी 10 की पावर 0, तो e की पावर 0 समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 ही होता है। सेकंड वाला है मेरे पास 46,79,000.0, मेंशन नहीं भी करें 0.0 तो हम इसको फिर भी फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। 4.679 क्रॉस 10 की पावर 6 एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखेंगे तो e की पावर के साथ 6 आ जाएगा और वैल्यू जो है वो मेंटीसा फर्स्ट पे स्टार्ट होगा। थर्डली जो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है उसको भी मेंशन किया हुआ है, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही, वो सेम एज ही फॉर्म में। लास्ट पे है हमारे पास रेंज एंड प्रिसिशन। इसमें रेंज जो है मैक्सिमम कितनी रेंज जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स यानी कि फ्लोटिंग टाइप में। जैसे हम इंटीजर्स की फ्लोटिंग टाइप लेते हैं कि इंट लेते हैं INT, तो उसके लिए हमारी जो रेंज है वो 32,767 से स्टार्ट होती है और -32 तक उसकी जो है वो डिफाइनिंग नेगेटिव साइड पे है, पॉजिटिव साइड पे 32,000 तक डिफाइनिंग है। इसी तरह अगर मैक्सिमम ले रही हूँ या अनसाइन ले रही हूँ तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, मिनिमम ले रही हूँ मैक्सिमम लूंगी तो वो मेरे पास बन रहा था 4 बिलियन के अकॉर्डिंग बन रही थी वैल्यू। यहाँ पर भी रेंज जब लेनी है एक्सपोनेंशियल की फॉर्म्स में उसके लिए भी कहता है फ्लोटिंग डिजिट्स यहाँ पे डिफाइन होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे। अदरवाइज मैक्सिमम लेंगे या मिनिमम लेंगे वो फिर इनर फ्लो यानी कि अंडर फ्लो और ओवर फ्लो में कंसिडर होगा। द पॉसिबल वैल्यू डेट ऑफ फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल कैन स्टोर आर डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ प्रीसिशियस एंड रेंजेस की फॉर्म में डिफाइन होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे। प्रीसिशियस इज द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के अकॉर्डिंग जितने भी नंबर्स आते हैं बाद में उसको हम प्रीसिशियस बोलते हैं। रेंज है, रेंज में हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर है, एक्सपोनेंशियल पावर की जो रेंज है वो 10 है। रेंज इन द एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 10, 10 की पावर में जो भी आएगा वैल्यू हमारे पास डिफाइन होगी वो उसकी रेंज है। अ फ्लोटिंग वेरिएबल हैज अ प्रीसिशियस ऑफ 6 डिजिट्स एंड अ रेंज ऑफ 10 पावर -38 से +38। यहाँ पे इसकी फ्लोट जो है सिंपल जो है रेंज 6 डिजिट्स है और जो रेंज डिफाइन है किसी भी नंबर की वो 10 की पावर -38 टू 10 की पावर 38 है। सपोज वी हैव आवर वैल्यू, यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई है 0.123456 क्रॉस 10 की पावर 3। द प्रीसिशियस ऑफ दिस वैल्यू इज 7। डेसिमल के बाद जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं वो कितनी आ रही हैं 7 तक की पॉइंट्स बन रहे हैं और इसकी रेंज कितनी है 10 की पावर में जो भी वैल्यू होगी वो इसकी रेंज कहलाएगी।
सिमिलरली अ वैल्यू, अब यहाँ पे एक वैल्यू ले लिया यहाँ पे, अब इसके अकॉर्डिंग कितने डेसिमल पॉइंट्स के बाद वैल्यूज आ रही है 1 2 3 4 5 6, तो प्रिसिशन कितनी होगी 6 और इसकी रेंज मेरे पास क्या आएगी -3। मैं इससे ग्रेटर लेना चाह रही हूँ, मेरे पास डबल का वर्ड यूज होगा। अ डबल वेरिएबल हैज अ प्रीशियस ऑफ 15 डिजिट्स, उसके अंदर 15 डिजिट्स आते हैं और रेंज जो है वो 10 की पावर -308 और पॉजिटिव साइड पे +308 तक वैल्यू जो है वो मैक्सिमम ली जा सकती हैं और ये बहुत ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू है और ये 10 की पावर -308 बहुत ज़्यादा मिनिमम वैल्यू है। A large precision provide more accuracy, लार्ज वाले के अंदर कहता है फ्लोटिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डबल और फ्लोटिंग दोनों को मिला के उससे भी ज़्यादा प्रीसियस वैल्यू बन जाती है, जो कि वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमारे पास डाटा जो है वो बहुत ही सूटेबल टाइप में वैल्यू जो है उसको हम मिनिमम टू मिनिमम कंसीडर करते हुए फ्लोटिंग में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। उससे कन्वर्टिंग जो है उससे हम नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे मेरे पास ये वैल्यू है यहाँ पे 0.123456 7 क्रॉस 10 की पावर 3, मैं सपोज करती हूँ कि 10 की पावर 3 नहीं है मेरे पास, मैं इसको सपोज कर लेती हूँ 10 की पावर 100 है। इस टाइप का डाटा कहता है उसको कंसीडर करने के लिए या तो हम डबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, मैं इसको क्रॉस के साथ सिंगल कर सकती हूँ डबल वाले को, 100 ले रही हूँ या मैं 308 की अगर लेती हूँ तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगी दो डिफरेंट नंबर के अंदर क्रॉस करके, 10 की पावर ये 308 है, मैं इसको 10 की पावर कन्वर्ट करके 100 और 208 में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। डाटा को मजीद मिनिमम करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर। आज जो किया वर्क हमने सिर्फ और सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग की नंबर्स की कि सी प्लस के अंदर हमें नंबर्स को किस तरह अरेंज करना है, वैल्यूज अगर हम मैक्सिमम ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डाटा के अकॉर्डिंग आंसर जो है वो तो हमारा कंपाइल हो जाएगा, लेकिन वो आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। रेंजेस किस तरह लेनी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह वैल्यू लिखी होगी, एक्सपोनेंट किस फॉर्म में है, ये सारा का सारा डिफाइन किया हुआ है। इसके बाद आएगा आगे वेरिएबल कि हमने वेरिएबल किस टाइप में यूज करने हैं और वो हम करेंगे मंडे वाले दिन। अब आप लोगों के पास बुक मैंने शेयर की हुई है, बिल्कुल थोड़ा सा आपका वर्क है कि आप लोगों ने जो प्रोग्रामिंग यहाँ पे दी हुई है उसको खुद से एक दफ़ा ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है सी प्लस के अंदर। यार आपने अटेंडेंस ले ली है?